नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मतदाता सूची के लेकर जो है प्रकाशन को लेकर जो है पीसी की गई है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया दे सकते हैं। और अंतिम जो हमारी इस पूरे एसआईआर 2026 की अंतिम मतदाता सूची अब उत्तर प्रदेश की 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित होगी। जनता अपना नाम देख सके ड्राफ्ट मतदाता सूची में। इसमें हमने न केवल भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है ड्राफ्ट मतदाता सूची, सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दे दिया गया है। अब हमने एक निर्देश ये दिए कि जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं प्रति कार्य दिवस 10 से 12 बजे के बीच में पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे और उनके पास ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे कोई भी मतदाता 10 से 12 वर्किंग डे में अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके बीएलओ से मिल सकता है, ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इसके साथ ही साथ बूथ लेवल अधिकारी के पास ASDDR लिस्ट यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट, रिफ्यूज टू साइन, ये वो मतदाता थे जो 27 अक्टूबर 2025 को जिनका नाम था उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में, लेकिन गणना चरण में अन्य कारणों से किसी की मृत्यु रिपोर्ट हुई कि चला गया है, इस कारण से इनका नाम जब 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो उसमें नहीं रहा। ऐसे लगभग 2,88,00,000 लोग थे। इनके नाम ASDDR लिस्ट में है, बूथ वाइज हैं। वो लिस्ट भी बीएलओ के पास है। कोई व्यक्ति जाके देख सकता है कि मेरा नाम पहले था तो क्यों कटा, मुझे क्या मरा हुआ दिखा दिया या मुझे शिफ्टेड दिखा दिया या मुझे एब्सेंट दिखाया, तो वो चीज भी जानकारी मिल सकती है। तीसरी चीज, हर बीएलओ को ये कहा गया कि 2003 की जो अंतिम मतदाता सूची थी उत्तर प्रदेश की, वो भी उनके पास उपलब्ध रहेगी, क्योंकि जब लोग नए अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको भी मैपिंग करनी है, तो वो उससे मैपिंग भी देख सकते हैं 2003 की। चौथा जो नया निर्देश अभी दिया है वो ये है कि उस बूथ के वो वोटर्स जिनकी नो मैपिंग है उसकी लिस्ट भी रहेगी, वो वोटर्स जिनकी मैपिंग में कोई विसंगति है उसकी भी लिस्ट रहेगी। क्योंकि लोगों को ये कहना था कि हमें अभी तो नोटिस नहीं आया, लेकिन आशंका बनी हुई है कि हमारा नोटिस तो नहीं आ जाएगा। सो उसके लिए भी हमने ये उपाय किया है कि अब जाके कोई भी मतदाता देखे कि अगर उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में है, नो मैपिंग में नहीं है, तार्किक विसंगति वाले में नहीं है, इसका मतलब उसका फाइनल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो और प्रतिदिन 10 से 12 बीएलओ हर पोलिंग स्टेशन पे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन तो ये हमारे सारे सिस्टम co.uttarpradesh.nic.in पे भी अवेलेबल है और voters.eci.gov.in जो भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाइट है उस पे भी सारी चीजें उपलब्ध है। इसमें हमने जो सुनवाई के लिए अभी हमारे जब ये प्रारंभ हुआ था एसआईआर तो 2042 AERO थे, 403 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा का एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। उसकी सहायता के लिए लगभग 4-5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम के भाषण के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया और पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश के आर्थिक विकास, ट्रेड डील, नीति आयोग और कांग्रेसी सरकार को जो है आलोचना से लेकर विपक्ष के आरोपों का भी चुन चुनकर जवाब दिया। डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था, एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। ये तब होता है जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में
डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को लोगों को कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था। और इस काम के लिए हमने फ्यूचर रेडी पॉलिसीज पर बल दिया है। और आज आपने देखा होगा, देश नीति के आधार पर चल रहा है, पॉलिसीज के आधार पर चल रहा है। एडोकिज्म को हमने त्याग कर दिया है और उसके कारण विश्व का विश्वास बनता है। हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे उद्यमी भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी समिट देखता हूं, आज दुनिया हमारे उद्यमियों को समानता के रूप में देखती है। और जब पिछले दिनों सभी दलों के डेलीगेशन विश्व में गए थे, ये भाव उन्होंने भी अनुभव किया और आकर के मुझे सभी दल के माननीय सांसदों ने अपने अनुभव बता रहे थे, बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हां, बराबरी से बात हो रही है। ये हमारे लिए अपने आप में बात है। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई का बहुत बड़ा नेटवर्क जितना सामर्थ्यवान होता है, वो लंबे अरसे तक इकोनॉमी को ताकत देता है। हमने उस दिशा में बल दिया और हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। आज हमारे एमएसएमई नेटवर्क पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। बड़े बड़े हो सकता है हम हवाई जहाज नहीं बना देंगे, लेकिन कई हवाई जहाज है जिसमें कई पुर्जे मेरे देश के छोटे छोटे एमएसएमई बना रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है। और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया
कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। आदरणीय सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं तो उसमें मध्यम वर्ग का भी नौजवान होता है, शहर का नौजवान भी होता है, गांव का नौजवान भी होता है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है। और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए और उनके लिए पूरा विश्व बाजार अब खुल चुका है। अब उनके लिए अवसर ही अवसर है। और मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। हिम्मत कीजिए, बढ़िए। देश आपके साथ खड़ा है और दुनिया आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस प्रकार से दुनिया में हमारे युवा प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है, इवन केयर गिवर्स की मांग बढ़ रही है, हर कोई मिलता है हमें इस प्रकार के लोग चाहिए। इस प्रकार कुछ लोग तो अपना स्पेशल ऑफिसेज यहां बना रहे हैं रिक्रूट करने के लिए, योग्य टैलेंट की खोज के लिए। इसका मतलब हुआ कि भारत के प्रोफेशनल्स के लिए भी विश्व में बहुत बड़े अवसर बन रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन, ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन राज्यसभा से, जहां पर विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब देते हुए दिखाई दिए। उधर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने निर्देशन में जो है डीसीपी और एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 1 सेंट्रल नोएडा उमेश यादव ने पुलिस बल के साथ थाना फेज 2 क्षेत्रांतर्गत फुट पेट्रोलिंग की और जिस दौरान वाहनों की चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उनके द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों को जो है बैरिकेडिंग लगाकर चेक कर जो है उनको चेक किया जाए, निकाला जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए
और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की श्री विग्रह मूर्ति का स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी समेत प्रमुख नेता सप्त ऋषि पहुंचे, जहां गुरु समाधि और मूर्ति अनावरण समारोह का अंतिम और सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन आयोजित किया गया। समारोह के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक अद्वितीय व्यक्तित्व निवृत्त शंकराचार्य जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में जिनका सानिध्य संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ, भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की आज समाधि मंदिर के लोकार्पण और भव्य मूर्ति की यहां पर स्थापना कार्यक्रम समारोह के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, भारत के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूज्य संत निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडुड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के अनुयायी शिष्य, परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर के
भव्य लोकार्पण के त्रिदिवसीय समारोह के इस समारोह कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवव्रत जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला